हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर रिलीज किए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पूरा पेपर हम ऑलरेडी सेक्शन वाइज वीडियोस की फॉर्म में डिस्कस कर चुके हैं। मैथ्स स्टैंडर्ड का भी सेक्शन ए बी सी और डी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है क्लास 10th में सीबीएसई ने बार बार जो पूछे हैं बोर्ड के एग्जाम में, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सेक्शन ई को डिस्कस करने वाले हैं, जो मैथ स्टैंडर्ड का सैंपल पेपर रिलीज किया है सीबीएसई ने उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई को। जो सेक्शन ई होता है वो केस स्टडी से रिलेटेड होता है। 3 केस स्टडीज आपको गिवन होती है। उन तीनों केस स्टडीज में 3 क्वेश्चंस होते हैं। इट मींस इसमें ओवरऑल 9 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ई में, जो 3 केस स्टडीज से रिलेटेड होंगे। स्टार्ट होता है ये सेक्शन 36 से लेके 38 तक। ईच केस स्टडी जो होता है वो 4 मार्क का होता है। इट मीन्स 3 केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे 4 मार्क का, एक केस स्टडी होगा। इट मीन्स ओवरऑल ये जो सेक्शन रहने वाला है वो आपका 12 मार्क्स का रहने वाला है। ठीक है, स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 36 से। देख लेते हैं जो फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, देखो। मिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड देयर द ग्लास जार्स आर अरेंज्ड one above the other in a specific pattern. On the top layer there are 3 jars, in the next layer there are 6 jars, in the third layer from the top there are 9 jars and so on. मीन्स पहली जो ऊपर की लेयर है उसमें 3 जार्स है, फिर नीचे वाली जो है उसमें 6 है, फिर उससे नीचे वाली जो थर्ड है उसमें 9 है, और इस तरीके से ये चलता जा रहा है। ठीक है, एंड सो ऑन टिल द 8th लेयर। तो इसी तरीके से ये 8th लेयर तक चलता जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ द अबो सिचुएशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देना है। राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप। तो टॉप में पहले जो लेयर है उसमें कितने जार्स हैं, 3 जार्स हैं। नेक्स्ट सेकेंड लेयर में 6 जार्स है, थर्ड लेयर में 9 जार्स है। ये इस तरह से क्या चलती जाएगी, एक एपी चलती जाएगी। तो ये हमारी क्या होगी, एपी, जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है। आगे क्या दे रखा है, ऑल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो अगर मुझे कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो मैं क्या कर दूं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। मीन्स a2 माइनस a1, ये आ जाएगा 6 माइनस 3 मीन्स 3, इसका कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड। इसका मतलब ये है कि अगर यही पैटर्न चलता रहे 3 6 9 चलते चलते, तो क्या किसी भी एक लेयर में 34 जार आना पॉसिबल है। ठीक है, इट मीन्स कोई भी nth लेयर अगर होगी तो क्या उस nth लेयर में 34 जार आ सकते हैं, ये हमें चेक करना है। तो nth लेयर का मतलब हमें ये 34 क्या दे रखा है, nth टर्म दे रखा है जिसमें 34 क्या है, जार है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि वो एक nth लेयर होगी जिसमें 34 जार होंगे। ओके, तो ए एन या टी एन जो होता है nth टर्म क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करने पे n की वैल्यू हमारी एक इंटीजर आ जाती है, पॉजिटिव इंटीजर, तो 34 जार उस nth लेयर में पॉसिबल होंगे। अगर n की वैल्यू इंटीजर नहीं आती है, डेसिमल में आती है या नेगेटिव आती है, तो 34 जार किसी भी लेयर में अरेंज करना इसी पैटर्न में पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो nth टर्म हमें दे रखा है, nth लेयर में नंबर ऑफ जार कितने हैं, 34। फर्स्ट लेयर में नंबर ऑफ जार कितने हैं, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n हमें फाइंड आउट करना है nth लेयर, कौन से लेयर में 34 आ सकते हैं। डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, हमने अभी देखा है पिछले क्वेश्चन में 3 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 34 माइनस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स n माइनस 1। ये आ जाएगा 31 अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। 31 अपॉन 3 क्या हो जाएगा, n की वैल्यू अगर मैं यहाँ से फाइंड आउट करूँ तो देखो ये माइनस 1 इस साइड चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 31/3 प्लस 1। 3 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा 31 प्लस
3, ये आ जाएगा 34/3। तो 34 जो है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, ये कितना आएगा 11.33 आ जाएगा। तो n की वैल्यू 11.3 आ रही है, इट मीन्स n जो है 11.33 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज n क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स ही तो है। ठीक है, n क्या है, वो nth लेयर है, तो वो 11.33 पॉसिबल नहीं है, डेसिमल्स में पॉसिबल नहीं है। n जो है वो क्या होगा, एक इंटीजर होना चाहिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ओके, तो 34 जार आना पॉसिबल नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, आंसर हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, बिकॉज फ्रॉम दिस कंडीशन वी गेट n इक्वल टू 11.33 एंड n the value of 11.33 is not possible for n as n is a number of layer। ठीक है, तो n की वैल्यू 11.33 या डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, दैट इज वाई जो है ये आपका आंसर जो है जस्टिफाई इस तरीके से कर दोगे, और 34 जो है किसी भी लेयर में जार नहीं आ सकते। नेक्स्ट, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड के ए पार्ट में दे रखा है, इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन ए लेयर। तो फर्स्ट जो लेयर है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो जार्स आ रहे हैं वो n नंबर ऑफ रोज, ये क्या दे रखा है, n नंबर ऑफ रोज इन ए लेयर, देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n। इट मीन्स हमें एस एन फाइंड आउट करना है यहाँ पे, है ना। फाइंड टोटल नंबर ऑफ जार्स है ना, सम ऑफ ऑल जार्स इन टर्म्स ऑफ n, और n की वैल्यू क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ रोज है एक लेयर के अंदर वो बताना। यहाँ आई थिंक कुछ गलती है, n नंबर ऑफ लेयर्स होगा यहाँ पे, इफ देयर आर n नंबर ऑफ लेयर्स, है ना, तो nth रो में जो आएंगे वो जार्स आ जाएंगे, n नंबर ऑफ लेयर्स आएगा यहाँ पे। देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स, यहाँ पे n नंबर ऑफ रोज नहीं होगा, n नंबर ऑफ लेयर्स होगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट लेयर है उसमें नंबर ऑफ जार 3 आ रहे हैं, फिर 6 आ रहे हैं, फिर 9 आ रहे हैं, अप टू हमें n टर्म्स दे रखा है, तो nth टर्म जो है वो an ले लेता हूं मैं। हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होगा। a की वैल्यू है 3, d की वैल्यू है 9, तो एस एन जो आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, n/2 ट्वाइस ऑफ ए मीन्स 2 टाइम्स 3, ये आ गया 6, प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी कितना है हमारा 3 है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, एस एन इक्वल टू n/2, ये देखो 6 है और ये माइनस का 3 बनेगा तो 3 आ जाएगा और 3n आ जाएगा, तो 3n प्लस 3 आ गया आपका एस एन। 3 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा 3n/2 इंटू n प्लस 1, ये आपकी एस एन की वैल्यू आ गई। इसमें आगे हमें दे रखा है हैंस फाइंड S8, तो आपको S8 भी फाइंड आउट करना है, तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह आपको क्या पुट करना है, 8 पुट करना है इसमें Sn में, तो S8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 9 आ जाएगा, तो 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 इंटू 3 आ जाएगा 108। ठीक है, 36 72 108 होता है ना, तो S8 जो होगा आपका क्या आ जाएगा, सॉरी S8 मैंने S इनफाइनाइट लिख दिया यहाँ पे, S8 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 108 के इक्वल, ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, इसी के और में आपको क्या दे रखा है, द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर, हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। अगर ईच लेयर में 3 जार्स ऐड कर रहा है, तो फर्स्ट लेयर में हमारे 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर और 3 ऐड करूंगा 12 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, ये इस तरीके से चलती जाएगी। अगर हर एक में वो 3 ऐड कर रहा है, ठीक है, तो +3 करूंगा, ये 6 हो गया, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये 12 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। देन हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप, तो टॉप से 5th लेयर में कितने जार हो जाएंगे, पहले 15 थे, 3 ऐड किए, तो अब कितने हो गए हमारे पास में 80। ओके, नेक्स्ट, अदरवाइज आप T3 T5 करके भी निकाल सकते हो, A5 5th टर्म पहले निकालोगे, फिर
एपी की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हर एक टर्म में कुछ भी ऐड हो रहा है तो उसके nth टर्म में वही सेम चीज क्या कर दो, आप ऐड कर दो, है ना। नेक्स्ट सेकंड जो केस स्टडी है, क्वेश्चन नंबर 37, ये क्या दे रखा है देखो। ये एक पैटर्न दे रखा है ट्राइंगल से रिलेटेड, आई थिंक कुछ सिमिलरिटी से रिलेटेड पूछेगा ये, जिस हिसाब से का डायग्राम दे रखा है ना। आगे देखते हैं इसमें। ट्राइंगल इज ए very popular shape used in interior designing. The picture given above shows a cabinet designed by a famous interior designer. Okay, here the largest triangle is represented by triangle ABC and smallest one with self is represented by triangle DEF. PQ is parallel to EF. ये हमें PQ और PF क्या दे रखा है, एक दूसरे के पैरेलल गिवन है, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, शो दैट ट्राइंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो ट्राइंगल DPQ जो है वो ट्राइंगल DEF के हमें क्या करना है, सिमिलर प्रूव करना है। तो दोनों ट्राइंगल में अगर हम बात करते हैं, इन ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF, एंगल D जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है एक, तो पहली बात तो ठीक है। एंगल DPQ जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल DEF के, बिकॉज दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्स लाइन कट करती है, तो ये जो एंगल बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सिमिलरली एंगल DQP, वैसे तो दो एंगल इक्वल हो गए हैं तो बाय ए क्राइटेरिया ये वैसे भी क्या हो गए, सिमिलर हो गए, फिर भी मैं थर्ड भी लिख देता हूँ, एंगल DQP जो है वो भी इक्वल होगा किसके, एंगल DFE के। इन दोनों के केस में क्या लिखोगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये दोनों ट्राइंगल में अगर दो एंगल भी सेम हो गए तो बाय ए एक सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, बाय ए सिमिलैरिटी, ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DEF के, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, इफ DP इक्वल टू 50 सेंटीमीटर एंड PE इक्वल टू 70 सेंटीमीटर, DP ये 50 आपको गिवन है और ये दे रखा है 70 सेंटीमीटर, देन फाइंड PQ अपॉन EF। तो आपने अभी ये सॉल्व किया है कि ये जो ट्राइंगल DEF और DPQ है, ये ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर ट्राइंगल है। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर मैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखूं, DP इस ट्राइंगल की DPQ की और DEF की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, DP के DE हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वल होगा किसके, PQ, DPQ की करस्पॉन्डिंग साइड ये किसके करस्पॉन्डिंग है, EF के। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। DP जो है वो DE के करस्पॉन्डिंग है, PQ जो है वो EF के करस्पॉन्डिंग है, और यही सेम अगर मैं लिखना चाहूं DQ वो DF के करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, PQ अपॉन EF। तो मैं क्या कर दूं, इन दोनों को यूज ले लेता हूं, बिकॉज हमें DP और DE जो है वो गिवन है, इन दोनों को यूज ले लेता हूं। DP कितना दे रखा है हमें 50 अपॉन DE कितना दे रखा है, DE नहीं दे रखा हमें, P दे रखा है, तो 50 और 70 दोनों ऐड हो जाएंगे, ये आ जाएगा 120 इक्वल टू आ जाएगा PQ अपॉन EF। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो PQ अपॉन EF जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 5/12 के, ठीक है। ये हम क्यों कर पा रहे हैं, बिकॉज हमने पिछले क्वेश्चन में किया है क्या, एज ट्राइंगल DPQ जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। पिछले क्वेश्चन में हमने यही तो किया है, DPQ जो है वो DEF के क्या है, सिमिलर है, दैट इज वाई हम ये यहाँ पे कर पाए हैं, ओके। नेक्स्ट इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, इसी में और होगा, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे रखे होते हैं, दोनों में से कोई एक हमें करना होता है। If 2 times of AB equal to 5 times of DE and triangle ABC and DEF are similar हमें दे रखा है, ठीक है। Show that perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle DEF। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम एक दूसरे के इक्वल हमें दे रखे हैं, सिमिलर दे रखे हैं सॉरी, तो इन दोनों ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग साइड्स का मैं रेशियो ले सकता हूं, क्या आएगा, AB अपॉन DE इक्वल होगा AC अपॉन DF।
ये इक्वल होगा किसके, BC अपॉन EF के। क्यों, एज ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के, दैट इज वाई हम ये यहां लिख पा रहे हैं। हमें गिवन क्या है, गिवन देखो AB अपॉन DE अगर मैं फाइंड आउट करूं यहां से, तो ये किसके इक्वल दे रखा है, 5/2 के इक्वल दे रखा है। तो अगर AB अपॉन DE 5/2 है तो ये सभी जो हैं ये क्या हो जाएंगे, 5/2 के इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF, ये सभी क्या हो जाएंगे, 5/2 के इक्वल। ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें पेरीमीटर ऑफ ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ DEF। तो ABC की अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं तो ABC की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, AB प्लस BC प्लस AC हो गया। डिवाइड करना है पेरीमीटर ऑफ DEF से, DEF की पेरीमीटर क्या हो जाएगी, DE प्लस EF प्लस DF, यही तो आएगा। अब AB की जगह मैं देखो क्या रख सकता हूं, 5/2 ऑफ DF रख सकता हूं। अगर मैं इस वाले रेशियो को इसके इक्वल रख दूं, AB की जगह मैं 5/2 ऑफ DF रख सकता हूं, AC की जगह मैं 5/2 ऑफ DF रख सकता हूं, है ना, और BC की जगह मैं 5/2 ऑफ EF रख सकता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो AB की जगह मैं रख रहा हूं 5/2 ऑफ DE, है ना, तो 5/2 देखो सब में कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा DE प्लस DF प्लस EF, और इसके डिवाइड में क्या है, यही सेम DE प्लस EF प्लस DF। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या आ गया, पेरीमीटर का जो रेशियो आ गया वो किसके इक्वल आ गया, 5/2 के, और वो क्या है, एक कांस्टेंट है ना। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF जो है वो क्या आ गया, हमारा एक कांस्टेंट आ गया, और किसके इक्वल आ गया, ये 5/2 के इक्वल, है ना। इसी के और में देखो क्या दे रखा है, इफ AM एंड DN आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड DEF रेस्पेक्टिवली। तो मैं AM जो है मीडियन ड्रॉ कर लेता हूं, मीडियन है तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे सामने वाली साइड को, एंड DN जो है वो DEF का है मीडियन, तो ये DN हो गया, ये भी क्या करेगा, EF को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ट्राइंगल ABM जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ADN के। तो दोनों ट्राइंगल को हम ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DEN, इन दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो ट्राइंगल ABM, देखो दोनों ट्राइंगल की अगर मैं बात करता हूं तो हमें एक चीज पता है कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है किसके, ट्राइंगल DEF के, है ना। अगर ट्राइंगल, ये हमने फर्स्ट में प्रूव किया था, है ना, तो अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, एक सेकंड रुको, इसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, इसकी हेल्प से मैं ये लिख सकता हूं कि AB अपॉन BC इक्वल होगा किसके, DE अपॉन EF के, ठीक है, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम रहेगा, एंड एंगल भी करस्पॉन्डिंग क्या रहने वाले हैं, इक्वल रहने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल D होगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E होगा, एंड एंगल जो है C वो किसके इक्वल होगा, एंगल ऑफ F के, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, ये सब चीजें ये पूरा हमने प्रूव किया है फर्स्ट पार्ट में। तो इसी को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूटिलाइज करता हूँ, इस चीज को यहाँ पे देखो यूटिलाइज कर लेता हूँ मैं, AB अपॉन BC इक्वल टू DE अपॉन EF, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताओ, ये जो BC है इसकी जगह मैं ट्वाइस ऑफ BM नहीं रख सकता, है ना, बिकॉज BC को M क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं BC की जगह क्या लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ BM, तो AB अपॉन ट्वाइस ऑफ BM हो जाएगा ये। सिमिलरली जो EF है इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, ट्वाइस ऑफ EN लिख देता हूँ, ओके।
तो यहाँ 2 से 2 देखो कैंसिल हो गया, तो ए बी अपॉन डी ई, इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं, तो ए बी अपॉन डी ई जो है वो इक्वल हो जाएगा बी एम अपॉन ई एन के, मीन्स दिस अपॉन दिस साइड, एक सेकेंड रुको, ग्रीन पेन ले लेता हूं, दिस साइड अपॉन दिस साइड इक्वल आ रही है दिस साइड अपॉन दिस साइड के, एंड इन दोनों साइड्स के बीच का जो एंगल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल नहीं है, फ्रॉम 1, ये आ रहा है फ्रॉम 2, है ना, एंड एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल आ रहा है, तो बाय कौन सा, एस ए एस साइड एंगल साइड, ये दोनों ट्राइंगल जो है छोटे वाले, कौन सा ट्राइंगल ए बी एम जो है वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी ई एन के, और यही हमें क्या करना था यहाँ पे प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट, ओके थर्ड आ गया क्या, ये सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड केस स्टडी क्या दे रखा है, देखो, मेटेलिक silos are used by farmers for storing grains. Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of a cylinder mounted by a cone. Okay, ये क्या है, जो सिलो है वो एक सिलेंडर की शेप में है और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है, ये देखो इस तरीके से कोन लगा हुआ है, और ये इसके नीचे क्या है, एक सिलेंडर है इस तरीके से, तो इस शेप में जो है वो गिरदर है वो सिलोज बनाता है। डायमेंशन ऑफ द कॉनिकल पार्ट ऑफ अ सिलो इज एज फॉलोज, रेडियस ऑफ बेस दे रखा है 1.5 मीटर, ये जो रेडियस है बेस की ये दे रखी है 1.5 मीटर, हाइट जो है किसकी, कॉनिकल पार्ट की, वो 2 मीटर दे रखी है, तो ये जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 2 मीटर। नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ ए सिलोस इज एज फॉलो, रेडियस जो है 1.5, ऑब्वियस सी बात है रेडियस तो सेम होगी तभी ये एक दूसरे के ऊपर माउंटेड हो गए, ठीक है, एंड हाइट इसकी दे रखी है 7, तो ये जो हाइट है इसकी सिलेंड्रिकल पार्ट की ये 7 मीटर आपको दे रखी है। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर करना है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन सिलो, तो स्लैंट हाइट कौन सी है, ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, इसको मैं क्या ले लेता हूँ, एल ले लेता हूँ, ये यहाँ 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हाइपोटेन्यूज हमें फाइंड आउट करना है, एल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 1.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, तो ये आ जाएगा 2.25, एल स्क्वायर की वैल्यू, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.25, ठीक है, एल की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूंगा यहाँ पे, तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 6.25 आएगा, पॉइंट हटा देता हूँ, ये 20 आ जाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर ही, ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 25, 100 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 10, तो आपका जो एल की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 2.5 ऑफ मीटर, और वो आनी ही थी, क्यों आनी थी, बिकॉज ये हमें ट्रिपलेट ही तो दे रखा है, 1.5 2 2.5, ये देखो क्या दे रखा है 3 इंटू 0.5 दे रखा है, ये दे रखा है 4 इंटू 0.5, तो ये क्या बनेगा 5 इंटू 0.5 ही बनेगा, बिकॉज 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है ना, 3 के 4 के अगर दो साइड दे रखी है तो हाइपोटेन्यूज जो है वो ऑलवेज क्या होगा 5 के ही होगा। अब यहाँ के की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर आप लोगे तो ऑलवेज क्या करेगा, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल पार्ट, तो कॉनिकल पार्ट का कर्व्ड सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है, तो कौन का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल ही तो होता है, ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 पुट करूं या फिर 22/7 पुट करूं, जैसे ही आपकी मर्जी है, 22/7 रख देता हूं, इंटू आर कितना है 1.5 दे रखा है आई थिंक, है ना, आर जो है 1.5 है, और L जो है वो हमने फाइंड आउट किया अभी 2.5, तो L क्या हो जाएगा 2.5, तो ये पॉइंट हटाऊंगा मैं यहाँ से, ये 10 आ जाएगा, 5 से कैंसिल करूंगा ये आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल करूंगा ये आ जाएगा 11 टाइम्स। ओके, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या,
अगर ये पॉइंट हटाता हूं तो भी कुछ कैंसिल नहीं होने वाला, आई थिंक, है ना। कुछ भी कैंसिल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं मैं, देख 2.5 इंटू 3 करूंगा तो ये तो आ जाएगा 7.5। 7.5 को 11 से मल्टीप्लाई करना है हमें, है ना। तो 7.5 और 7.5, ये आ गया 7.5, 7.5, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 82.5। ठीक है, 7.5 को 7.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 82.5 आएगा क्या? 11 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी। ठीक है, 75 आएगा, 75 में 7.5 और एड होगा तो 82.5 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका 82.5, और डिवाइड किससे करना है हमें? 7 से डिवाइड करना है ना। तो 7 से डिवाइड करूंगा इसको तो 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 1 2, फिर 7 1 जा 7, ये आ जाएगा 5 5 पॉइंट लग जाएगा, 7 7 जा आ जाएगा 49। ओके, कितना बचा था यहाँ पे? 1, फिर 12 बचा था ना, 5 5 आ गया, फिर 7 7 जा 49 हो गया, तो 6 बच गया, पॉइंट लगा हुआ 0 6 0 आ जाएगा ये, है ना। और ये आ जाएगा 8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा? 11.78 मीटर में दे रखा है, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, है ना। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, इसी का थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ वन सिलोज एट द रेट ऑफ रुपीज 2000 पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक द कर्व्ड सिलेंड्रिकल पार्ट। आपको सिर्फ जो कर्व्ड पार्ट है ना, सिलेंड्रिकल पार्ट, उसके कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सिलेंडर का? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है? 2πRH के इक्वल होता है। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, उसका भी कितना है? 1.5 है। और रेडियस कितनी है उसकी? हाइट, सॉरी, रेडियस तो 1.5 है, हाइट उसकी कितनी दे रखी है? 7 दे रखी है ना। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट दे रखी है 7, तो मैं यहाँ पे 7 यूज ले लूंगा। तो 7 से ये 7 कैंसिल आउट हो गया। ओके, पॉइंट हटाता हूँ, ये 10 आ जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 22 इंटू 3 मीन्स 66 आ गया मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर आपको गिवन है 2000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपको गिवन है 2000 रुपीज। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ मेटल शीट फॉर 66 मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 66 इंटू 2000, तो 66 इंटू 2 करोगे तो ये आ गया 132, और ये आ गया 30, तो 1,32,000 रुपीज आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसी के और मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है? फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन सीलो टू स्टोर ग्रेन्स। तो टोटल कैपेसिटी की बात करें, जब भी कैपेसिटी की बात करेगा तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? अल्टीमेटली वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा एक, तो है ना, बिकॉज सिलेंडर और कॉनिकल पार्ट का कॉम्बिनेशन है ना वो, प्लस में क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। आर सेम है तो मैं आर स्मॉल ही ले रहा हूं दोनों में, एच डिफरेंट है, तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट में कैपिटल एच ले रहा हूं, जो कॉनिकल पार्ट है उसकी हाइट में स्मॉल एच ले लूंगा। तो कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर आई थिंक कॉमन आ रहा है, देखो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, ये बन गया h प्लस 1/3 ऑफ h, या h/3 स्मॉल में। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, पाई की वैल्यू 22/7 है, इंटू आर, आर कितना है? रेडियस कितनी है? 1.5, तो ये 1.5 इंटू 1.5 आ जाएगा। ओके, इंटू में क्या है? h, h कितनी है? हाइट ऑफ सिलेंडर 7 है, प्लस में हाइट ऑफ कौन कितनी दे रखी है आपको? 2 दे रखी है, आई थिंक 2 है क्या? हाँ 2 दे रखा है ना, तो ये आ जाएगा 2/7।
3। ओके, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 3 21 प्लस 2 23/3 आ जाएगा ये ओवरऑल। कट आ गया ना। एलसीएम जब आप लोगे ना तो ये आएगा, देखो 22/7 एज इट इज है, 1.5 इंटू 1.5 है ये, इंटू ये आ जाएगा 23/3। पॉइंट हटाओगे ये 0 लग जाएगा, ये पॉइंट हटाओगे ये भी 0 लग जाएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आई थिंक कुछ भी कैंसिल तो यहाँ होता हुआ, एक 3 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स 5 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। और कुछ है क्या? और तो कुछ भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो 23 इंटू 15 इंटू 11 करना है हमें, तो 23 इंटू 15 कर लेता हूँ, तो 23 इंटू 10 हो गया 230, और 230 का हाफ कितना हो गया 115, तो 230 330 और 15 345 आ गई ये तो, है ना। 345 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 से। आई होप सही कर रहा हूँ मैं। 223 इंटू 15 अगर मैं करता हूँ तो 345 ही आएगा ये तो। इंटू 11 करना है और डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 7 इंटू 10। तो 345 इंटू 11 करोगे ये क्या आ जाएगा, 345 345, ये आ गया 5, ये आ गया 9, ये आ गया 7, ये आ गया 3। डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 7 करना है, तो इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। 2 बचेगा 2 9 7 4 जा 28, 1 5 7 2 जा 14, पॉइंट लगाऊंगा 1 0 आ जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, ये आ गया 542.14 आ गया ये। ओके, अब इसको 10 से और डिवाइड करना है तो आपका अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, 54.214 वॉल्यूम है, तो ये आएगा मीटर क्यूब में। यह आपका क्या आ जाएगा, ओवरऑल वॉल्यूम। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जब आप इसको सॉल्व करोगे। ओके, तो इस तरीके से जो मैथ्स स्टैंडर्ड का पूरा पेपर था वो हमने सेक्शन वाइज वीडियोस के फॉर्म में डिस्कस किया है। आने वाले वीडियोस में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो सबसे ज़्यादा सीबीएसई ने अपने पेपर में रिपीट किए हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस मिस ना हो आपसे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।